प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के कोरोना वॉरियर से वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी इस संवाद में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल सहित विभिन्न कोविड अस्पतालों और गैर कोविड अस्पतालों के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। साथ ही मौजूदा समय और भविष्य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की जाएगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर ने वाराणसी में भी जमकर कहर बरपाया था। यहाँ एक समय संक्रमण दर 40% तक पहुँच गया था, लेकिन लगभग 1.5 महीने के अंदर ही यहाँ स्थिति को काबू कर लिया गया, जिसके बाद यहाँ संक्रमण दर 3 से 4% के करीब पहुँच गया है। इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया था। और केंद्र सरकार ने राज्यों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आदेश दिया है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। कोरोना के साथ साथ देश में पैर पसार रहे ब्लैक फंगस को केंद्र सरकार ने महामारी घोषित करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस के इंजेक्शन लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी की कालाबाजारी भी लगातार जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में ये दवा 50 गुना से भी ज्यादा दाम पर जरूरतमंदों को बेची जा रही है। दिल्ली के रहने वाले तालिब खान ने अपने चाचा के इलाज के लिए ब्लैक मार्केट से 10 इंजेक्शन 1,40,000 रुपए में खरीदे, जबकि इस एक इंजेक्शन की असल कीमत 374 रुपए थी, यानी एक इंजेक्शन 14,000 का पड़ा। दोबारा इंजेक्शन बोला डॉक्टर ने 10 इंजेक्शन लाने के लिए, और वो 2500 रुपए का मिला सर। एक? जी सर। और अभी मोहाली से बात चल रही है, वो रेट टू रेट ही देगा। अच्छा, मोहाली वाले रेट टू रेट देगा। लेकिन जो अभी मिले 10 इंजेक्शन वो 2500 का एक मिला, मतलब 25,000 के 10 25,000 के 10 मिले सर। वो अभी लेके आया मैं। ब्लैक फंगस के मामले अब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी बढ़ने लगे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मथुरा में ब्लैक फंगस के 2 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद ब्लैक फंगस के केसों की संख्या 5 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ब्लैक फंगस के अन्य मामलों की ट्रैकिंग में जुट गए हैं, जिससे अन्य मरीजों की भी जानकारी मिल सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जिलों में ब्लैक फंगस में उपयोग किए जाने वाले इंजेक्शन भी भेजे हैं और साथ ही निर्देश जारी किया है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में मरीजों का इलाज होगा। कुछ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी मिल रहे हैं, जैसे कि उनमें ब्लैक फंगस के केसेस भी मिल रहे हैं। तो कई हमारे मरीज हैं जो कि इस तरह की शिकायत मिली है। एक बिंद्रावन से है, एक राया से है और 2 हमारे यहाँ शहर से भी हैं और एक कोसी से है। देखिए, जो हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं उनका जो एंटी फंगस जो ट्रीटमेंट है वो हम इन लोगों को ट्रेस कर रहे हैं। उनके लिए सरकार द्वारा नई गाइडलाइन आई है कि जो उनको जो ट्रीटमेंट है वो उनको प्रोवाइड कराए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 1 मिनट में अपडेट देंगे। कोरोना और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होंगे। इस बैठक में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण प्रगति पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोपहर करीब 1 बजे होगी। इससे पहले गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को मास्क लगाने के प्रति एक बार फिर सचेत किया है। मंत्रालय का कहना है कि आज भी देश में 50% लोग मास्क नहीं पहनते हैं और जो 50% लोग मास्क लगाते हैं उनमें से ज्यादातर के मास्क नाक के नीचे या मुंह के नीचे होते हैं। और अब देश भर का कोरोना अपडेट अगले 1 मिनट में देखिए। देश में कोरोना के नए मामलों में मामूली बढ़त हुई है, लेकिन रोजाना हो रही मौतों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
पिछले 24 घंटे में देश में 2,76,070 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 3,874 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,69,077 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 2,57,72,400 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 2,23,55,440 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,29,878 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 2,87,122 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 18,70,09,752 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की मदद करने का आग्रह किया है। कोरोना की दूसरी लहर में कई बच्चों ने अपने माता पिता या फिर गार्जियन को खो दिया है। ऐसे बच्चों की मदद के लिए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सोनिया गांधी ने लिखा है कि कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के बीच कई बच्चों का अपने माता पिता में से किसी एक या फिर दोनों को खोने की खबरें आ रही है, जो तकलीफदेह है। ये बच्चे सदमे में हैं और इनकी सतत शिक्षा और भविष्य के लिए कोई मदद उपलब्ध नहीं है। मुझे लगता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अकल्पनीय त्रासदी से गुजरने के बाद इन बच्चों को अच्छे भविष्य की उम्मीदें दें। सोनिया गांधी ने आग्रह किया है कि ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। अब यूपी के गाजियाबाद की एक सोसाइटी में ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की कोरोना से मौत हो गई और अब उस परिवार में 10 और 8 साल के उम्र की 2 बच्चियां हैं। देश में वैक्सीनेशन को लेकर 116 पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। देश के 116 पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में सभी लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण करने की मांग की है। केंद्र सरकार को भी सभी भारतीय नागरिकों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण मुफ्त में करना चाहिए। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में RT-PCR जांच बढ़ानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों के निराकरण के बजाय कोविड संकट के प्रभावी प्रबंधों के विमर्श को लेकर अधिक चिंतित है। आम नागरिक जिस प्रकार चिकित्सा सहायता के लिए जूझ रहा है और मृतकों की संख्या हजारों में पहुंच रही है, वहीं इस भारी संकट के बावजूद आपकी सरकार का लापरवाह नजरिया सामने आ रहा है। इस चिट्ठी पर 116 पूर्व सिविल सर्वेंट ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें पूर्व कैबिनेट सचिव KM चंद्रशेखर, पूर्व स्वास्थ्य सचिव K सुजाता राव, PM के पूर्व सलाहकार TK नायर, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हजीबुल्लाह और दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,231 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 233 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। 7,831 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कुल 14,09,950 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 13,47,157 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 40,214 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 22,579 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 58,744 टेस्ट किए गए हैं। अभी तक दिल्ली में कुल 1,85,32,803 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कुल 68,703 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक दिल्ली में कुल 46,90,028 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। इनमें से 11,02,133 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। और महाराष्ट्र में कोरोना के 30,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या में बड़ी कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 29,911 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 738 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। 24 घंटे में 47,371 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 54,97,448 मामले सामने आ चुके हैं।
इनमें से 50,26,308 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,83,253 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 85,355 लोगों की मौत हो चुकी है। वही बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 1,433 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 59 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 6,92,785 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में 14,410 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब अगले 1 मिनट में हम आपको यूपी के ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां पर कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ग्रामीण इलाकों को लेकर कई विशेषज्ञों ने चिंता जताई थी और उनकी ये चिंता अधिकतर क्षेत्रों में सही भी साबित हुई। लेकिन यूपी में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। उनमें से एक है मथुरा तहसील क्षेत्र का गांव नगला मोरा। यहाँ 9,000 की आबादी में दूसरी लहर तो छोड़िए, पहली लहर में भी कोई संक्रमित नहीं हुआ। गांव के प्रधान का दावा है कि ग्रामीण लगातार मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। ऐसे ही सहारनपुर जिले के 2 गांव टिगरी और शकरपुर है, जहां कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। शकरपुर में एक मामला सामने आया तो लोगों ने उस शख्स को तुरंत ही आइसोलेट कर दिया। इसके बाद गाँव वालों ने ये सुनिश्चित किया कि गाँव में कोई भी बिना मास्क के नहीं रहेगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। गांव के लोग बेवजह न तो बाहर जाते हैं और न ही किसी को अंदर आने देते हैं। दिल्ली में एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज करके नई मिसाल पेश कर रहे हैं। ये रिटायर्ड नेवी ऑफिसर नरेंद्र कुमार लोहिया हैं और इस भवन में इन्होंने एक चौपाल ओपीडी शुरू की है। इस ओपीडी की खासियत ये है कि यहाँ कोरोना मरीजों का इलाज मुफ्त में होता है। दरअसल कुछ समय पहले इनके गांव में 8 से 10 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद नरेंद्र लोहिया ने अपने गांव की मदद करने की ठानी और ये ओपीडी शुरू की। यही नहीं, इस चौपाल में मरीजों को दवाइयाँ और खाना भी मुफ्त दिया जाता है। मेडिकल सुविधाओं की बहुत कमी है यहाँ पे अगर किसी को जाना, जो प्रॉस्पर लोग हैं वो तो जा सकते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल से, वो बाकी वीकर सेक्शन के लिए बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे एक ही डिस्पेंसरी थी, वो भी काफ़ी दूर है, यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर है और गांव का आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, और वो इस कोविड के सेकंड वेव में वो भी बंद हो चुकी है। इस ओपीडी को चलाने के लिए इन्होंने वॉलंटियर्स की पूरी टीम बनाई है, जिनमें इनके बेटे और बहू के साथ इनके दोस्त की बेटी भी शामिल है। ये सभी वॉलंटियर्स अपने खर्च पर इस ओपीडी को चला रहे हैं। लखनऊ के कोरोना अस्पताल में मरीजों को भजन सुनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए 1 मिनट। स्पीकर पर बज रहा ये भजन सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी मंदिर का दृश्य है, लेकिन नहीं, ये एक कोविड अस्पताल है। जी हाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में मरीजों में सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भजन सुनाया जाता है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी का मानना है कि इनके पास इनके परिवार के कोई सदस्य मौजूद नहीं होते। ऐसे में अस्पताल प्रशासन इन मरीजों को सकारात्मक माहौल देने का प्रयास कर रहा है कि अस्पताल में जाएंगे तो अकेले रहेंगे, और वहाँ पे जो स्थिति थी बहुत भयानक स्थिति थी। ये सोच के दिमाग में बात आई, और ये सब चीजें फुल प्रूफन है, पहले से भी सिद्ध है कि अगर उनको म्यूजिक दिया जाए, उनसे कुछ बातचीत होती रहे, तो वो कुछ पॉजिटिव सोचेंगे। अस्पताल प्रशासन को उम्मीद है कि संक्रमित मरीजों को इस तरह बेहतर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एक सकारात्मक माहौल भी मिलता रहेगा। श्रीनगर के रंगरेट इलाके में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को भारतीय सेना की मदद से केवल 4 दिनों में फिर से शुरू कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग भी तेज हो गई है और इस मांग को पूरा करने के लिए खुद भारतीय सेना मैदान में उतर आई है। श्रीनगर के रंगरेट इलाके में एक ऑक्सीजन प्लांट पिछले 4 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 4 दिनों में ही भारतीय सेना ने इस ऑक्सीजन प्लांट को तैयार कर दिया।
इसका श्रेय सेना इंजीनियरिंग विंग के जवानों को जाता है। इससे एक दिन में करीब 700 सिलेंडर रिफिल हो सकेंगे। ऑक्सीजन प्लांट के मालिक ने सेना के समर्थन की सराहना की और कहा कि इतने रिकॉर्ड समय में इसे चालू करना संभव नहीं था। महाराष्ट्र में ताउते तूफान के बीच बार्ज G305 से नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। ये नौसेना के वो हीरो हैं जिन्होंने समंदर की उफनती लहरों और तूफानी हवाओं के बीच फंसे लोगों की जान बचाई। महाराष्ट्र में ताउते तूफान के बीच बार्ज P305 समंदर में फंस गया था। तब भारतीय नौसेना के युद्धपोत और हेलीकॉप्टर की मदद से उन लोगों को बाहर निकाला गया। भारतीय नौसेना के हेलीपोर्ट INS शिकरा पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने किस तरह लोगों की जान बचाई जो 22 घंटे से समंदर के बीच फंसे हुए थे और जान बचने की उम्मीद पर जिंदा थे। सर्वाइवर से वो 15 से 20 घंटे पानी के अंदर थे। पूरी रात उन्होंने पानी में गुजारी थी। जैसे हम हवर में आए, उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर आ गया, तो हम थोड़ी एक खुशी देख सके उनके फेस के ऊपर। लेकिन ये मिशन अभी थमा नहीं है, जारी है। अब तक 186 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि बार्ज P305 हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 26 लोग लापता हैं। ताउते के बाद अब बंगाल की खाड़ी में एक नए तूफान की स्थिति हो रही है। अरब सागर में आया ताउते तूफान का असर खत्म नहीं हुआ था कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जैसे हालात बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव वाला क्षेत्र चक्रवाती तूफान यास में बदल सकता है, जिसको देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज और एयरक्राफ्ट हाई फ्रीक्वेंसी पर चेतावनी जारी कर रहे हैं। मछुआरों और मालवाहक जहाजों को अलर्ट किया जा रहा है और उन्हें समुद्री तट से वापस आने को कहा जा रहा है। पहले ताउते तूफान पश्चिमी तट से टकराया और अब चक्रवाती तूफान यास पूर्वी तट से टकरा सकता है। यास तूफान के 26-27 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराने का अनुमान है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.